जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों मैं दिव्यांश नामदेव पीडब्ल्यू ओनली आईएएस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों अमेरिका ने जो ऑपरेशन किया उसे आज अमेरिका ने रिवील कर दिया है कि किस तरीके से और किस सीक्रेट मैनर में विथ लीस्ट कम्युनिकेशन इस ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया गया। और अपने आप में जिस तरीके से ऑपरेशन किया गया वही अमेरिका को द ग्रेट अमेरिका बनाता है। तो आइए पूरी क्रोनोलॉजी को समझते हैं, क्योंकि इस अटैक के बाद, अमेरिका के इस अटैक के बाद एक मैसिव जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज हो सकता है, क्योंकि ईरान ने भी अब कंप्लीटली अमेरिका के अगेंस्ट में और इजराइल के अगेंस्ट में रिटेलिएशन जो वो करते आ रहा था उसमें भी बहुत तेजी से उसने इजाफा कर दिया है और अग्रेसिवली इवन इजराइल को भी वो अटैक कर रहा है। और यहां पर अमेरिका के जो डिफरेंट मिलिट्री बेसेस हैं जो उसके पूरे मिडिल ईस्ट में फैले हुए हैं, अराउंड 18 से 19 सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, उसे भी ओवरऑल स्ट्राइक करने की अब ईरान ने धमकी दे दी है। तो आइए पूरा जियोपॉलिटिकल सिनेरियो का समझते हैं अपन कि क्या अब ये ईरान और इजराइल का वॉर एक मिडिल ईस्ट के एक बहुत ही एग्रेसिव नेचर में बदलने वाला है और इसमें हमारे भारत का भी क्या स्टैंड होगा और पूरी दुनिया में किस तरीके से ये इंपैक्ट करने वाला है। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं कि अगर आपने अभी भी कोर्सेस को अवेल नहीं किया है तो हमारे जो ऑफर्स चल रहे थे यूपीएससी फाउंडेशन कोर्स मेंस प्रोग्राम के अंतर्गत उन्हें 25 जून तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और इसके साथ ही आप देख ही रहे होंगे, चाहे आप 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर प्रोग्राम ले, सब में मैसिव डिस्काउंट है। लेकिन इसके साथ ही अगर आप पीडी 1000 कूपन कोड यूज करते हैं तो आपको फ्लैट 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल आपको दी गई है। और अगर फिर भी आपको या आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो बिंदास कॉल करिएगा और बात करिएगा और अपनी सारी प्रॉब्लम्स का वहीं पर सॉल्यूशंस को भी पूछ लीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपन और समझते हैं कि क्या ये ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। तो यहां पर एक छोटा सा आपके लिए आर्टिकल है, व्हाट इज ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, यूएस रिवील्स डिटेल्स डेलिबरेट, पहली चीज प्रिसाइज स्ट्राइक ऑन ईरान। क्योंकि अपने आप में ये जो चीज हुई है, यहां पर जो काम इजराइल नहीं कर पा रहा था, फॉर एग्जाम्पल इजराइल ने इस्फहान पर अटैक किया, बिल्कुल किया। फॉर एग्जाम्पल नतांज पर अटैक किया, बिल्कुल किया। और कोशिश उसने फुरदौ को भी टारगेट करने की थी, लेकिन कंप्लीटली वो डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। क्योंकि अभी भी देखा जाए तो इजराइल के पास भले ही टेक्नोलॉजिकल वेपन्स का अपग्रेडेशन है, जखीरा है, लेकिन फिर भी ये जो अपने आप में ईरान की जो सबसे इंपॉर्टेंट एनरिचमेंट फैसिलिटी थी, इसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने के लिए इजराइल के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो अमेरिका के पास है। कारण यही था कि इजराइल अमेरिका का साथ चाह रहा था। और यह सिनेरियो उस वक्त हुआ जब डोनाल्ड ट्रंप ने 2 वीक्स, 2 हफ्ते के लिए या 2 हफ्ते की ड्यूरेशन, 2 वीक्स की ड्यूरेशन दी थी किसको, ईरान को, कि या तो वो कंप्लीटली सरेंडर कर दे या फिर अपना अनकंडीशनल सरेंडर वो पूरी दुनिया के सामने कर दे। और ईरान तो ये करने से रहा। अनकंडीशनल सरेंडर कोई भी देश कभी भी नहीं कर सकता, और स्पेशली अगर आप मिडिल ईस्ट रीजन की बात करें, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वॉर एक प्रकार का धोखा होता है। सच्चाई यह है कि मिडिल ईस्ट में हर एक व्यक्ति क्रूड ऑयल के रिजर्व्स के ऊपर अपना कब्जा जमाना चाहता है, और इसमें अगर कोई सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी देखता है खुद में तो वो है अमेरिका। आगे अपन मैं आपको एक स्लाइड भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से अमेरिका के मिलिट्री बेस पूरे मिडिल ईस्ट में ऐसे फैले हुए हैं जिसको आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। लेकिन इसके आगे देखिएगा, यहां पर जो डिटेलिंग दी गई है इस प्रॉपर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर की, ये दी गई है बाय द यूएस चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन के बारे में। इन्होंने पूरी ब्रीफिंग करी कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को हमने अंजाम दिया। और ईरान की जो सबसे इंपॉर्टेंट 3 न्यूक्लियर एनरिचमेंट साइट थी, जिसमें फुरदो आता है, नतांज आता है एंड इस्फहान आता है, हमने उसको टारगेट किया। और टारगेट भी किस तरीके से किया मैं आपको बताता हूं। यहां पर अमेरिका ने अनेकों प्रकार के मैसिव सरप्राइज अटैक किए थे ईरान के ऊपर, और यही अमेरिका को पूरी दुनिया में द ग्रेट अमेरिका और महान अमेरिका देश बनाता है जब आप मिलिट्री टैक्टिक्स की बात करते हैं। और यहां पर उन्होंने मिलिट्री टैक्टिक्स का एक बहुत प्राइम एग्जांपल पूरी दुनिया के सामने सेट कर दिया है। क्योंकि यह भी इनकी ब्रीफिंग में बताया गया है कि जब हम ऑपरेशन करके लौट भी रहे थे ना, तब भी एक भी ईरान की मिसाइल हमारे किसी भी पैकेज को टारगेट नहीं कर पाई। और वहीं अगर ईरानियन मिसाइल्स कैपेबिलिटी की बात करें तो ईरान के पास अभी भी हाइपरसोनिक मिसाइल्स का जखीरा है, जिसने अब जाकर उसने इजराइल और अमेरिका के हो सकता है अगेंस्ट में वो यूज करना चालू कर दे। तो आगे समझते हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को यहां पर अंजाम दिया गया था। फिलहाल यहां समझिएगा आप, यहां पर 3 पर्टिकुलर सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स को अमेरिका ने टारगेट किया है। एक है फुरदो, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा फोर्टिफाइड मानी जाती है। ये फोर्टिफाइड मतलब
इसे बनाया ही गया है एक पर्टिकुलर माउंटेन के लगभग 80 से 90 मीटर नीचे। और याद रखिएगा 80 से 90 मीटर नीचे इसे इस तरीके से फोर्टिफाइड कंस्ट्रक्शन किया गया है कि अपने आप में यह सबसे इंपॉर्टेंट एनरिचमेंट साइट मानी जाती है। अगर आप पर्टिकुलरली ईरान की बात करें, एनरिचमेंट साइट ही है, सबसे इंपॉर्टेंट एनरिचमेंट साइट है। लेकिन इजराइल के पास इसे पेनिट्रेट करने की कैपेबिलिटी नहीं थी। कारण यही है कि इजराइल ने अमेरिका का सपोर्ट मांगा, क्योंकि इजराइल ऑलरेडी फोरदोह पर अटैक कर चुका था, लेकिन उसे पेनिट्रेट नहीं कर पाया था। और यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब इजराइल ने फोरदोन एनरिचमेंट फैसिलिटी पर अटैक किया था तो ऑलमोस्ट 2.5 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक इसके आसपास के रीजन में आया था, जिसकी जानकारी खुद ईरान सिज्मोलॉजिकल सेंटर ने दी थी। लेकिन उन्होंने यह भी क्लेम किया था कि ये जो अर्थक्वेक आया है ये वास्तव में मैनमेड है, नेचुरल नहीं है। क्योंकि नेचुरल अर्थक्वेक जब आते हैं तो वो प्लेट जो अर्थ सरफेस के नीचे प्लेट होती है, जब वो आपस में टकराती है तो अपर सरफेस ऑफ द अर्थ वो शेक होती है, तो उसको अर्थक्वेक का फिनोमेनन बोला जाता है। लेकिन यहां पर इजराइल के अटैक के कारण जो एक्सप्लोजन्स हुए थे उसमें 2.5 मैग्नीट्यूड का रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक आया था। लेकिन फिर भी ईरान की तरफ से ये क्लियर यहां पर अनाउंसमेंट किया गया था कि फुर्दो एनरिचमेंट फैसिलिटी बिल्कुल सेफ है, किसी प्रकार की कोई भी रेडियो एक्टिविटी यहां पर नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन फिर भी इजराइल ने अटैक के ठीक 1 दिन पहले 2 दिन पहले एक अनाउंसमेंट खुद से ही करना चालू कर दिया था कि जल्द से जल्द फुर्दो के आसपास के सिविलियन एरियाज को खाली कर दिया जाए और खुद वहां के जो सिविलियंस है वो वहां से चले जाए, क्योंकि इजराइल बहुत अग्रेसिवली है ना रिटेलिएट करने वाला है ईरान के अगेंस्ट में। क्योंकि यहां पर इजराइल के हमेशा से जो वॉर का सिनेरियो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ उसके सर्वाइवल और एक्सटेंशियल के एग्जिस्टेंस को लेकर है। तो इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर जो काम इजराइल नहीं कर पा रहा था उसने मदद किसके लिए? अमेरिका के लिए। और सिर्फ एक नहीं, यहां पर 3 साइट को टारगेट किया है। फुर्दो जो सबसे ज्यादा फोर्टिफाइड थी, फोर्टिफाइड आप समझ सकते हैं 80 से 90 मीटर नीचे इसे बनाया गया है, तो सबसे सेफेस्ट साइट मानी जाती है ईरान की। सेकंड नंबर पे है नतांज, ये भी एक एनरिचमेंट फैसिलिटी मानी जाती है। और फिर थर्ड में है इस्फहान। इस्फहान तो एक प्रकार से अमेरिका के द्वारा इस्फहान में बोलते हैं ना कि लास्ट में थोड़ा बहुत तबाही और धमाका फुलझड़ियां वो इस्फहान में भी करके चला गया। इस्फहान को अमेरिका के जो न्यूज चैनल है, इवन अमेरिका के जो जनरल थे जिन्होंने अभी स्टेटमेंट दिया है, उन्होंने सरप्राइज अटैक का नाम दिया है कि हमने जाते जाते इस्फहान में भी बमबारी कर ही दी। तो यहां पर 3 मेजर साइट्स को टारगेट किया गया, फुर्दो, नतांज एंड इस्फहान। और देखिएगा जो क्रोनोलॉजी है वो भी बड़े समझने की बात है, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि इजराइल के पास कैपेबिलिटी नहीं है। क्योंकि इजराइल के पास देखिए एक तो BLU-109 है और GBU-28 है, और ये दोनों ही जो है ये कुछ 6 से 8 फीट और एक 16 से 20 फीट ही पेनिट्रेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 80 से 90 मीटर पेनिट्रेट करना है तो उसके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसा बॉम्ब है जो पर्टिकुलर इस लेवल तक के या इस लेवल तक की साइट को पेनिट्रेट करने में कैपेबल है, और उसका नाम है B2 स्पिरिट के द्वारा छोड़ा गया GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, जिसे MOP कहा जाता है। ये जो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर है इसे ही GBU-57 कहा जाता है। और ये अगर इसकी डेप्थ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट 61 मीटर इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ है। इमेजिन कर सकते हैं अभी भी अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट 20 मीटर का यहां पर डिफरेंस है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो फुर्दो फैसिलिटी को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने में तो ये सक्सेसफुल नहीं था, क्योंकि इसकी खुद अगर डेप्थ की बात की जाए तो 61 मीटर है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से स्ट्राइक की गई है, मतलब यहां पर ओवरऑल अगर देखा जाए तो GBU-57 को या GBU-57 के थ्रू टोटल 14 मिसाइल स्ट्राइक की गई है। टोटल 47 GBU-57 मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स को एक के बाद एक प्रिसाइसली ड्रॉप किया गया है। और ये होते ही इस तरीके से बनाए जाते हैं कि बस आपको B2 स्पिरिट के माध्यम से इन्हें छोड़ना होता है, और यहां पर होता है GPS जो खुद को गाइड करते हुए प्रिसाइसली अटैक करते हैं। लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, भले ही इजराइल के पास ये दोनों चीजें हैं, BLU-109 जो सिर्फ 6 से 8 फीट तक अटैक कर सकता है और GBU-28 जो सिर्फ 16 से 20 फीट तक अटैक कर सकता है, लेकिन GBU-57 के लिए सिर्फ और सिर्फ B2 स्पिरिट ही है जो इस मैसिव ऑर्डिनेंस को ले जा सकता है, क्योंकि इसका वेट ही 13,600 किलोग्राम होता है। और वॉरहेड की अगर बात करें तो 2,700 किलोग्राम का इसमें वॉरहेड होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अगर 14 बॉम्ब्स को लाइन बाय लाइन प्रिसाइसली गिराना है
तो एक B2 स्पिरिट से काम नहीं बनेगा। इसलिए अमेरिका ने टोटल नंबर ऑफ 7 B2 स्पिरिट्स का यूज किया था, विच वॉज गाइडेड बाय वेरियस 4th जनरेशन एंड 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। क्योंकि इन्हें याद रखिएगा, इन्हें जिस तरीके से ईरान की एयर स्पेस में एंटर कराया गया, वही अपने आप में सबसे बड़ी खूबसूरती है अमेरिका की। अगर मिलिट्री टैक्टिक्स की बात करें, उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये जो पूरी ब्रीफिंग की गई है, यहां पर पूरा उन्होंने सिनेरियो बताया। और ये आज सुबह का द हिंदू का ही आर्टिकल है कि किस तरीके से, है ना, किस तरीके से ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया गया। तो यहां पर देखिए फर्स्ट लाइन जो आपको दिखेगी ना, 14 GBU-57 MOP, जिसे बंकर ब्लास्टर कहा जाता है, क्योंकि फोर्दोह अपने आप में सबसे ज्यादा फोर्टिफाइड थी, इसलिए वहां पर इस पर्टिकुलर GBU-57 का यूज किया, जिसका ऑब्जेक्टिव ही बंकर को ब्लास्ट करना है। और ये याद रखिएगा 14 GBU-57 फोर्दोह के अलावा नतांज में भी यूज की गई है। और इसके अलावा सरप्राइज एलिमेंट के रूप में इस्फहान में नंबर ऑफ एक प्रकार से सबमरीन्स के द्वारा, पर्टिकुलर सबमरीन्स के द्वारा भी कुछ मिसाइल्स छोड़ी गई थी, जिसे टॉमाहाक मिसाइल्स कहा जाता है। तो ये जो टॉमाहाक मिसाइल थी ना, ये ही सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट था ईरान के लिए। यहां पर आप देखिए, यहां पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एयरफोर्स के द्वारा ही स्ट्राइक किया गया हो, यहां पर सबमरीन्स भी डिप्लॉय की गई थी। इवन सबमरीन्स के अलावा मैसिव वेसल से भी अरेबियन सी के कोस्ट के नियर अराउंड वहां पर यूएस ने डिप्लॉय करके रखे थे, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता था कि किसी भी तरीके से हमारा ये जो प्लान चल रहा है ये सीक्रेटली रिवील हो जाए, या फिर एक प्रकार से आप बोल सकते हैं कि बैकअप प्लान के रूप में भी इन सब चीजों को डिप्लॉय किया गया था। जहां पर एयरक्राफ्ट B2 तो था ही था, साथ में जो बॉम्ब यूज किया GBU-57 था ही था। इसके अलावा 30 टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल को सबमरीन से यहां पर ईरान के ऊपर छोड़ा गया, टारगेट किया गया। और ये जो टारगेटेड एरिया था ना, ये इस्फहान में किया गया था एज अ सरप्राइज एलिमेंट। और यही पूरी ब्रीफिंग दी गई है वहां के जो जॉइंट चीफ सेक्रेटरी है कैन डैन के द्वारा। तो देखिएगा यहां पर सीरीज कैसी हुई है, जो नंबर ऑफ पॉइंट्स है उसे थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि इस ऑपरेशन की शुरुआत उस वक्त होती है जब फ्राइडे से सैटरडे के बीच में एक स्ट्राइक पैकेज अमेरिका के वेस्ट से जाता है। अभी सिर्फ मेरी भाषा को, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनिएगा, बाद में मैं आपको मैप के माध्यम से पूरा समझाता हूं। तो देखिए यहां पर 2 डायरेक्शन है। अगर आप सेंटर में अमेरिका को इमेजिन करेंगे, अगर सेंटर में यूएसए को इमेजिन करेंगे, तो यूएसए के यहां पर लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में वेस्ट है, और यूएसए के ईस्ट डायरेक्शन में आप बोल सकते हैं कि पर्टिकुलरली आपका जो एरिया आएगा वो ईरान की फैसिलिटी आएगी। मतलब यहां पर ईस्ट में यूएसए के अटलांटिक ओशन है, और यहां पर यूएसए के वेस्ट में पैसिफिक ओशन है। तो यूएसए ने डेकॉय के रूप में कुछ पैकेज, मतलब कुछ B2 स्पिरिट के पैकेजेस को भेजा वेस्ट में, और कुछ B2 स्पिरिट के पैकेजेस को भेजा ईस्ट में। जो वेस्ट में पैकेजेस गए थे वो एक कंप्लीट डिकॉय थे, मतलब ये सिर्फ वहां पर उलझाने का प्रयास था। एक्चुअल स्ट्राइक की गई है उन B2 पैकेजेस के द्वारा जो मैसूरी से फ्लाइट करके कहां गए थे, ईरान पहुंचे थे। तो आप समझिएगा कि कितना बेहतरीन तरीके से प्लान आउट किया गया है, क्योंकि यहां पर डेकॉय का यूज करते हुए अमेरिका ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और यहां पर वही इसकी पूरी बात बताई गई है कि अ लार्ज B2 स्ट्राइक पैकेज कंप्राइजिंग बॉम्बर्स launched from continental US states as a part of plan to maintain the tactical surprise the Pentagon said. Part of the package proceeded to the west मतलब Pacific Ocean के एरिया में, proceeded to the Pacific as a decoy. This decoy operation was only known to an extremely small number of planners and key leaders in the Washington. और फिर इसी के ऊपर आज के समय में वीडियो बनना चालू हो गए थे। अगर आप ध्यान से देखेंगे हमारे न्यूज चैनल में भी काफी सारी ऐसी खबरें बनी थी। कुछ ऐसे लेजेंडरी लोग हैं जिन्होंने इसके ऊपर बोला था कि भारत के ऊपर से ये पूरा अमेरिका ने, मतलब भारत का एयर स्पेस यूज किया। तो अपने आप में समझिएगा बात को, अमेरिका ने भारत का एयर स्पेस नहीं यूज किया है, बल्कि अमेरिका ने डेकॉय के रूप में पैसिफिक ओशन का पूरा रूट लिया है। ठीक है, वो सिर्फ एक डेकॉय था। एक्चुअल जिसने स्ट्राइक किया है वो उन पैकेज ने किया है जो अराइव हुए थे ईस्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखिएगा आगे, द मेन स्ट्राइक पैकेज कंप्राइज 7 B2 बॉम्बर्स। 7 टोटल नंबर ऑफ B2 बॉम्बर्स कितने थे? 7, ईच विथ 2 क्रू मेंबर्स
दिस पैकेज प्रोसीडेड क्वाइटली टू द ईस्ट विथ मिनिमल कम्युनिकेशन। अब ये मिनिमल कम्युनिकेशन इसीलिए किया गया ताकि किसी भी सिनेरियो में इनको डिटेक्ट नहीं किया जा सके, क्योंकि देखिए जब कम्युनिकेशन मिनिमम होता है तो फिर उसे ट्रैक करना, उसका सर्वेलेंस थोड़ा कम हो जाता है। और B2 तो अपने आप में ही बनाए ही ऐसे गए हैं कि उन्हें रडार डिटेक्ट ही नहीं कर सकता। अपने आप में सबसे बड़े स्टिल्थ कैटेगरी के ये फाइटर जेट्स माने जाते हैं जिनका नाम है B2। ठीक है, थ्रो द 18 आवर फ्लाइट, टोटल फ्लाइट थी 18 आवर्स की। द एयरक्राफ्ट मेन पैकेज कंप्लीटेड मल्टीपल इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग। अब यही सबसे बड़ी चीज है, 18 आवर्स की फ्लाइट में इमेजिन करिएगा लगातार कंटिन्यूअसली मार्वेलसली अपन बोल सकते हैं B2 लगातार 18 घंटे उड़ता रहा। और इस 18 आवर्स की फ्लाइट में B2 में लगातार रिफ्यूलिंग हुई है, वो भी एक प्रकार से मिनिमम कम्युनिकेशन के द्वारा। तो आप इसको ऐसे भी समझिएगा कि 18 आवर की फ्लाइट में अगर रिफ्यूलिंग हो रही है तो कितना ज्यादा सिंक्रोनाइज वे में पूरा का पूरा अमेरिका का B2 या फिर 7B2 अलोंग विद 4th and 5th जनरेशन फाइटर जेट से किस तरीके से सिंक्रोनाइज वे में गए होंगे। और कहां जा रहे हैं, ईस्टवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं, मतलब अटलांटिक ओशन से उड़ते हुए ईरान की अभी टेरिटरी में ये नहीं एंटर हुए हैं, क्योंकि ईरान की टेरिटरी में एंटर होने के पहले ही सरप्राइज एलिमेंट के रूप में ईरान को बहुत ही अनेकों तरीके से, मतलब वेरियस डायरेक्शन से ईरान के ऊपर अटैक किया गया था। वंस ओवर द लाइन, यहां देखिएगा जो नेक्स्ट 5th पॉइंट है, वंस ओवर द लाइन द B2 लिंक्ड अप विद एस्कॉर्ट, एस्कॉर्ट मतलब 4th and 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के साथ, एंड सपोर्ट एयरक्राफ्ट इन अ कॉम्प्लेक्स tightly timed maneuver requiring exact synchronization across multiple platforms in a narrow piece of airspace, all done with again minimal communication। और क्या बोला पेंटागन ने, यही पूरा चीज समझाते हुए उन्हें लास्ट में जो बोला है, अमेरिका का यही सबसे बड़ी यूएसपी मानी जाती है, अमेरिका की आइडेंटिटी है। The Pentagon said that this type of integration is what US joint forces is known for in the world। तो ये अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री टैक्टिक है और अमेरिका इसलिए इसके कारण जाना जाता है। अब आगे देखिएगा, जैसे ही एट 5 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से जो 7 पैकेजेस वाला B2 का ग्रुप था अलोंग विद द फाइटर जेट्स, 4th and 5th जनरेशन फाइटर जेट जैसे ही एंटर होता है ना, यूएस सबमरीन इन द सेंट्रल कमांड एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लॉन्च्ड मोर देन 2 डजन ऑफ टोमाहाक लैंड अटैक। देखिए जैसे ही एंटर होता है टोमाहाक मिसाइल को ऑलमोस्ट 2 डजन, मतलब ऑलमोस्ट 2 डजन टोमाहाक मिसाइल को इस्फहान में लॉन्च किया जाता है, इस्फहान में लॉन्च किया जाता है। और एक प्रकार से वो सबसे बड़ा एक सरप्राइज एलिमेंट माना गया था फिलहाल ईरान के लिए, मतलब यहां पर लैंड अटैक किया जा रहा है और ऊपर पूरा कंप्लीटली पैकेज विदाउट एनी ट्रैकिंग, मतलब ईरान के रडार से बचते हुए कहां जाने का प्रयास कर रहा है, नतांज और फुर्दो। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। द व्हेन द स्ट्राइक पैकेज एंटर्ड द ईरानियन एयर स्पेस, यूएस एम्प्लॉयड सेवरल डिसेप्शन टैक्टिक्स, फिर से काफी सारे सेवरल डिसेप्शन टैक्टिक्स को अपनाया बाय इंक्लूडिंग 4th to 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। और जो बताया जा रहा है फिगर वो 100+ का बताया जा रहा है, आप इमेजिन कर सकते हैं। इन फ्रंट ऑफ द स्ट्राइक पैकेज इन हाई एल्टीट्यूड एंड हाई स्पीड स्वीपिंग इन फ्रंट ऑफ द पैकेज। अब देखिए अगर इजराइल जैसा छोटा सा देश ऑलमोस्ट 150 से 200 फाइटर जेट्स के साथ ईरान के वेरियस न्यूक्लियर फैसिलिटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर अटैक कर सकता है, तो फिर तो अमेरिका के लिए 100+ सेवरल डिसेप्शन टैक्टिक्स थ्रू द फाइटर जेट्स करना कोई बड़ी बात नहीं है। फिर इसके बाद देखिएगा, द पैकेज अप्रोच्ड फुर्दो एंड नतांज, द यूएस प्रोटेक्शन पैकेज employed high speed suppression weapon to ensure safe package of the strike with fighter assets employing preemptive suppressing fires against any potential Iranian surface to air threats। तो यहां पर जैसे ही फुर्दो और नतांज पर ये जो 7B2 का एक ग्रुप था अटैक करता है, और ये पूरी जो ड्यूरेशन है ना, इमेजिन करिएगा 6:40 PM से लेकर 7 PM तक चलती है, मतलब मात्र 30 मिनट में जो एक्चुअल पैकेज रहता है वो स्ट्राइक करता है फुर्दो के ऊपर और नतांज के ऊपर, और टोटल नंबर ऑफ 14 GBU MOP मतलब मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर्स को ड्रॉप करता है बारी बारी, ताकि पेनिट्रेशन होते जाए और पर्टिकुलरली जो भी फोर्टिफाइड फैसिलिटी थी उसे कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जाए। सारी चीजों को लेकर फिर तुरंत वो जो पैकेज रहता है वो वहां से निकल भी जाता है। और जैसे ही निकलता है
तो फिर से वो वापस अपने पेंटागन बेस पहुंचता है और लास्ट में फिर से जो सबमरीन्स रहती है वो एज अ सरप्राइज एलिमेंट टोमाहाक मिसाइल्स के थ्रू इस्फहान फैसिलिटी पर अटैक करती है और फिर सेफली जो पैकेज होता है 7 ग्रुप ऑफ B2 along with 4th to 5th फाइटर जनरेशन वो कंप्लीटली सेफली लैंड कर जाता है। और जो लास्ट में स्टेटमेंट दिया गया ना, कि जो लास्ट का स्टेटमेंट था वो ये था कि किसी भी तरीके से ईरान की एक भी मिसाइल हमारे किसी भी पैकेज के ऊपर अटैक नहीं कर पाई। और यही इसकी पूरी सक्सेसफुल नेचर बताता है इस पूरे कंप्लीटली इस पूरे के पूरे ऑपरेशन का, जिसका नाम था मिडनाइट हैमर, जिसका नाम था मिडनाइट हैमर। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपने आप में ये कितना इंपॉर्टेंट और कितना एक प्रकार से प्राइम एग्जांपल सेट करता है कि किस तरीके से यहां पर अमेरिका ने इस पूरी चीज को अंजाम दिया। तो यहां देखिएगा, जो मैं आपको इमेज बताना चाह रहा था कि एक डायरेक्शन मतलब एक पैकेज अराइव होता है इसके वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, वो सिर्फ एक डिकॉय रहता है, वो सिर्फ एक डेकॉय रहता है। एक्चुअल जो पैकेज था वो कुछ इस तरीके से उड़ते हुए कहां गया है, ईरान की इस पर्टिकुलर साइट पर। और यहां पर उसने जो 3 फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय किया है उसमें 7 GBU का सबसे इंपॉर्टेंट रोल था, असिस्टेड बाय 4th and 5th जनरेशन फाइटर जेट्स। और यहां पर उसकी छोटी सी टाइमलाइन है जो अपन ने डिस्कस करी है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहां पर पूरे 2 मोर्चों में अमेरिका ने लड़ाई करी थी, एक वेस्ट में डिकॉय के रूप में करा और एक ईस्ट में एक्चुअल पैकेज को भेजा। इसके अलावा जो सबमरीन्स को डिप्लॉय करके रखा था इंडियन ओशन के साइड, अरेबियन सी के साइड, उसने ऑलमोस्ट 2 डजन्स ऑफ टोमाहाक मिसाइल को लास्ट में इस्फहान में एज अ सरप्राइज एलिमेंट अटैक करके भेजा। तो ये पूरा सिनेरियो अभी के टाइम में हुआ है। अब समझिएगा बात को कि आपने तो अटैक कर दिया, ईरान ने तो अटैक कर दिया, मतलब ईरान के ऊपर तो अटैक हो गया और अमेरिका ने यहां पर ईरान को इस कदर छेड़ दिया है कि ईरान ने आज मॉर्निंग में ही एक अनाउंसमेंट ईरान की पार्लियामेंट ने किया कि अब हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, चोक करेंगे। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने का क्या मतलब होता है, सबसे पहले तो उसे समझिएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बहुत ही नैरो पैसेज माना जाता है, नैरो पैसेज या फिर स्ट्रेट माना जाता है जो 2 वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रहा है। यहां पर है पर्शियन गल्फ और यहां पर है गल्फ ऑफ ओमान, जो एक प्रकार से अरेबियन सी का ही एक्सपेंशन माना जाता है। और ये भी याद रखिएगा अराउंड 20%, अब वैसे तो यहां पर 20% है लेकिन अप्रोक्सीमेट यहां पर 20 से 30% ऑफ द टोटल ग्लोबल ऑयल आउटपुट पासेस थ्रू द स्ट्रेट। तो मतलब अगर ईरान इसे चोक कर देता है, और ईरान केपेबल भी है, ईरान पूरा का पूरा सक्षम है पर्टिकुलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करने में। तो अगर ईरान इस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देता है जहां से 30% ग्लोबल ट्रेड होता है ऑयल का, तो होगा क्या, पूरी दुनिया में फिर से ऑयल क्राइसिस आने की संभावना है। इसके अलावा ईरान ने एक और चीज बोली है कि यहां पर जितने भी वेरियस टाइप ऑफ ऑयल फील्ड्स है, हो सकता है कि ईरान उनके ऊपर भी अटैक कर दे। तो ये दूसरा सिनेरियो है जो ईरान ने बताया है, सेकेंड सिनेरियो। लेकिन जो थर्ड सिनेरियो है जिसके कारण ईरान तबाही और ज्यादा मचा सकता है, उसमें यह पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट यूएस मिलिट्री साइट्स है। यहां पर अगर आप देखोगे तो जितनी मिलिट्री साइट्स है यूएस की, वो वहीं पर है जहां पर या तो ऑयल फील्ड्स है या फिर ऑयल रिजर्व है। और ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। आप समझ सकते कि यूएस का भी इसके पीछे एक हिडन एजेंडा है, क्योंकि अगर पूरी दुनिया में अगर इस युद्ध के बाद जो 3 प्रकार के सिनेरियो बन रहे हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेस की अपन बात करें ना, जो 3 प्रकार के कॉन्सिक्वेंसेस बन रहे हैं, मैं लिख देता हूं कि सबसे पहला तो कॉन्सिक्वेंस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक करना ही हो सकता है। सेकेंड, जो दूसरे देशों में नंबर ऑफ ऑयल रिसोर्सेस है या फिर ऑयल रिसोर्सेस के अलावा जितनी भी फैसिलिटीज है, अगर ईरान उसे डिस्ट्रॉय कर देता है तो ये सेकेंड सिनेरियो ईरान की तरफ से बनता जा रहा है। और थर्ड, यूएस के जो मिलिट्री बेसेस है, ईरान उसे भी टारगेट कर सकता है। तो कुल मिला के अगर इतनी ज्यादा इनस्टेबिलिटी आ जाती है तो पूरी दुनिया में, है ना, पूरी दुनिया में क्रूड ऑयल का फिर से क्राइसिस होगा। और क्रूड ऑयल का क्राइसिस होता है तो आप समझिए क्रूड ऑयल महंगा होता जाएगा, सप्लाई एकदम से कम हो जाएगी और डिमांड बढ़ते जाएगी, जो अल्टीमेटली लीड करेगा फिर इन्फ्लेशन को।
और भारत का भी यही सबसे बड़ा कंसर्न है, क्योंकि जब जब इस तरह की कंडीशन आई है तो भारत हो, चाइना हो, यूएस हो, सारे ही देश इससे प्रभावित हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अब जो पूरा ग्लोबल सिनेरियो है वो किस तरीके से चेंज हो चुका है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में जितना एग्रेसिवली वॉर सिनेरियो बढ़ रहा है उसके बावजूद भी भारत में तो स्टॉक मार्केट थोड़ा बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। लेकिन फिर भी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद अगर ईरान की पार्लियामेंट ने वोट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को चोक कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि क्या ही स्थिति आगे आने वाले टाइम में बनने वाली है और इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस भारत को भी फेस करना पड़ सकता है। तो मिलते हैं कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। जय हिंद एंड वंदे मातरम दोस्तों, आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।